नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। जनपद बुलंदशहर के थाना क्षेत्र गुलावठी में 2023 में एक मामला सामने आया था जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपी पति, जिसका नाम अजीत उर्फ गुड्डू है, उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है, जिसमें न्याय मिला है ही नहीं बल्कि कम समय में न्याय होता हुआ नजर भी आया है। यह आदेश बुलंदशहर के एडीजी 8 न्यायाधीश श्री चंद्र विजय श्री ने द्वारा दिया गया है। इस मुकदमे की सुनवाई में एडीजीसी क्राइम श्री अजीत कुमार सक्सेना की कर्मठता और कर्तव्य निष्ठा को भुलाया नहीं जा सकता। श्री अजीत कुमार सक्सेना ने वर्ड हेडलाइन से बातचीत में इस मामले के बारे में अपनी बात रखी है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिससे अभी हम आपको रूबरू करेंगे, और हमने आपको बता भी दिया कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, हालांकि तमाम तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं, लेकिन हर बार ऐसा भी वाक़या देखने को मिलता है जबकि अदालत में, न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। और ये विश्वास तब बढ़ता है जब अदालत से कोई ऐसा आदेश पास होता है, ऐसा हुक्म आता है जिससे लोगों के घाव पर मरहम लगता है। ऐसा ही एक आदेश उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के एडीजे 8 यानी कि अपर डिस्ट्रिक्ट जज अष्टम श्रीमान चंद्र विजय श्री नेत्र साहब की अदालत ने दिया है, जिसमें कि एक महिला की हत्या करने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास दिया गया है। उस लड़ाई को लड़ने वाले, अदालत में इस युद्ध में तमाम साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले एडीजीसी अजीत कुमार सक्सेना हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और पहले तो बधाई मैं आपको दूंगा कि आपने एक पीड़िता के मर्डर में एक न्याय दिलाया है परिवार को। और इसकी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या स्टोरी थी, कैसा आदेश आया है ये आजीवन कारावास का? आजीवन कारावास का जो आदेश है बहुत ही लोगों के लिए बहुत ऐसा आदेश है जिससे कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो इस तरह का आचरण करते हैं, उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी कि वो इस ऐसे अपराध करने से बचेंगे। मैंने ये कई बार सुना है, अक्सर जहाँ तक सवाल है, जब किसी निर्बल पे, किसी कमज़ोर इंसान पे कोई जुल्म ढाता है तो अक्सर वो कहता है कि तुझे मैं अदालत में देखूँगा। तो वो जो एक व्यक्ति का विश्वास होता है, जो नागरिकों का विश्वास होता है, उसको ऐसे अदालतों से, ऐसे आदेशों से बल मिलता है। तो कहीं आप ऐसा महसूस करते हैं कि जो आदेश आया है जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा माननीय न्यायालय ने दी है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कुछ अदालत के प्रति एक जागरूकता आएगी, एक विश्वास बढ़ेगा। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसे भी हमारे जज और हुक्मरान सामने आए हैं जहाँ पर जिनके घरों से बड़े करोड़ों की संपत्ति पकड़ी जाती है और उसमें जले हुए नोट दिखाई देते हैं। एक आईएएस अधिकारी उड़ीसा के हैं जिनके यहाँ से एक बड़ी रकम जब्त की गई है। तो वहीं जब ऐसा कोई आदेश कोई न्यायाधीश करता है, मैं उस न्यायाधीश के बारे में आपसे कुछ समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं वो श्री चंद्र विजय श्रीनेत जी, वो ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके बारे में अगर हम उनकी अच्छाइयों को, उनके न्याय के प्रति समर्पण को, और यानी वो ऐसे जजमेंट करते हैं जिसमें न्याय होता दिखता है, न्याय होता दिखता है जी, और दोनों पक्षों को लगता है कि हाँ इसमें न्याय हुआ है। अच्छा साहब, एक सवाल पैदा होता है, हालांकि मैं इसकी स्टोरी को भी आपसे सुनूंगा कि मामला क्या है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जहाँ तक आपने कहा कि न्याय होता दिखता है, तो ये जो मामला है, जहाँ तक मुझे पता लगा 2012-13 का, माफ़ कीजिएगा, कि 2023 की ये घटना है जी, जहाँ तक मैं सही समझा हूँ। और 2023 से 24 और 25 ये तीसरी साल में इसका जजमेंट आ गया।
तो और ये भी देखने में आता है बहुत सारे केस होते हैं 10-10 साल 20-20 साल अटके रहते हैं, तारीख पे तारीख, फिल्मी डायलॉग भी है एक। तो ये कैसे संभव हुआ? ये जो इस मुकदमे के जो वादी था तो उसने, ये अशोक था, और अशोक ने ये घटना बताई कि ये 12/3/2023 और 13/3/2023 की ये बीच की रात की घटना थी जी। और उसको सूचना मिली। सूचना पर वादी अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचा। तो उसने देखा कि उसकी बहन मृतका वो पड़ी हुई थी। उसका जो भांजा था जयंत, जो उस समय 6 साल का था, तो उसने जो है उसको बताया कि ऐसे ऐसे ये घटना हुई है। उसने अपनी तहरीर में भी इसको लिखा है कि मेरे भांजे ने, जयंत ने मुझे बताया कि इस तरीके से जो है इन 4 लोगों ने मिल करके इसकी हत्या करी है। एक तो उसमें ये अजीत और गुड्डू जो दोस्त सिद्ध हुआ है ये था, दूसरा ये उसका बड़ा भाई राजीव, तीसरा उसकी जो राजीव की जो बहन है, काल्पनिक नाम मोटा, जिसका नाम है वो, और इसमें उसका पति राकेश। जो बहन और बहनोई ये उसी दिन शाम को आए थे जिस दिन की रात की घटना है ये जी। तो ये उसने अपने उसमें लिखा था। जब इसका जो है FIR इसमें दर्ज हुई गुलावटी थाने में, अपराध संख्या 110 सन 2023 ये हुआ, 302 में अपराध पंजीकृत हुआ। उसकी विवेचना शुरू हुई तो विवेचना में विवेचक द्वारा ये 3 नाम कोलिब्रेशन न होने से उसको घटना का साक्ष्य ना उनका साक्ष्य ना पाए जाने के कारण जो 3 लोग थे, राजीव और जो काल्पनिक नाम जो मोटा है ननद और राकेश, इनके नाम विवेचना से पृथक करते हुए वो हटा दिए गए। अच्छा, और इसमें खास बात क्या है? चूँकि जो आप गवाही की आपने जो बात करी वो बच्चे की गवाही पे सारा केस आधारित था। जी। वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें मेन ये रहा कि एक तो जो इसमें वादी पक्ष था वो बहुत गरीब परिवार से थे, जिस कारण से वादी पक्ष की जो विश्वसनीयता को बनाए रखना ये हम लोगों की ड्यूटी होती है। हमने उस कर्तव्य को बखूबी निष्ठा से निभाया है, जैसे हम अन्य केसों में भी निभाते हैं। तो उसमें उनका कोई प्राइवेट अधिवक्ता उसने नियुक्त नहीं किया था। अच्छा, कोई अधिवक्ता और वादी नहीं की थे? तरफ से कोई प्राइवेट अधिवक्ता नहीं था। हाँ। हम इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी जी। तो उस अच्छा, अपोजिट साइड जो अपोजिट आरोपी की तरफ से इसमें 3 सीनियर एडवोकेट रहे थे और जो उसकी तरफ से थे, अभियुक्त की तरफ से थे, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी जितना भी वो लीगल रूप से कर सकते हैं जी। और बाकी हमारी जो थी हमने अपनी करी। इसमें जो मेन साक्षी है, जो बाल साक्षी है, जो 6 साल का बच्चा है, उसको विवेचक द्वारा इसमें आरोप पत्र में बतौर गवाह नियुक्त नहीं किया गया था जी। तो जब हमने इसमें वादी का बयान कराया, वादी के भाई मनीष का बयान कराया, और तो फिर हमें लगा, और तहरीर में उस बच्चे का भी नाम था, तो हमने सोचा कि न्याय की दृष्टि से इसको 311 में माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देके तलब कराना चाहिए। तो हमारे द्वारा इसमें 311 CRPC का एक प्रार्थना पत्र दिया गया, और जो दुष्यंत था उसको हमने माननीय न्यायाधीश के सामने अपने तथ्य रखे कि ये 311 में इसको कैसे तलब होना चाहिए। उन्होंने हमारी बात मानी। बचाव पक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया, बावजूद उसके वो माननीय न्यायाधीश का आदेश आया तो हमारे न्याय की किरण और खुल गई। चलिए, तो उसका बच्चे का बयान हुआ और बयान में बच्चे ने बताया, और इतना ही नहीं, जब वो बयान दे रहा था तो अभियुक्त ने जो कटघरे में मौजूद था उसने बच्चे को हड़काया और धमकाया। तो अभी मेरा जैसे बताया धमकाया, तो माननीय न्यायाधीश ने इस पर घोर आपत्ति और घोर नाराज़गी व्यक्त करते हुए जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता थे उनको भी निर्देशित किया और अभियुक्त को भी अच्छी तरीके से डांट लगाई, और उन्होंने अपने उसमें बयान में भी उन्होंने मेंशन कराया, और अपने जो माननीय न्यायाधीश का जो आदेश है उस आदेश में भी उस घटना का जिक्र माननीय न्यायाधीश महोदय ने किया। तो अब इसमें जो मुख्य रूप से जो वर्तमान में अपने जज साहब हैं, इन्हीं के सामने सारी गवाही हुई हैं, और जितने भी साक्ष्य हुए हैं वो मेरे द्वारा उसमें पेश किए गए हैं, और पैरोकार जो हमारे थाना पैरोकार हैं उन्होंने भी इसमें मेहनत करी है, और हमारे जो उच्चाधिकारी हैं
उन्होंने भी ये इसमें बड़ी जो बात पूरी होती है तरीके से, कि हाँ, जो पुलिस पूरा भी सहयोग अगर किया है, सहयोग सही टाइम पे पूरा करे, सहयोग किया है। वरना बहुत सारे केस और ऐसे भी देखे जी, जाते जी। हैं जिसमें पता लगी डायरी नहीं आ पाई है, हाँ। केस डायरी नहीं आ पाई है। तो इसमें ऐसा यानी समय पे सारे साक्षी पेश किए गए हैं। साक्षी भी इसमें बहुत दूर दूर से आए थे। और जो एक कुंभ मेला बीच में पड़ा था, तो कुंभ मेले की वजह से एक साक्षी थे हमारे, जो इसमें विवेचक भी थे, अजय राय सीओ। तो वो कुंभ के उसमें उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जिस कारण से वो बीच में नहीं आ पाए थे कुंभ के कारण। फिर बाद में उनको बुलाया गया था, उनका भी साक्ष्य हुआ। तो साक्षी भी इसमें दूर दूर से आए थे और बहुत जल्दी इसमें न्याय वादी हो पक्ष गया। को न्याय मिला है, और चलिए। ऐसा न्याय मिला है कि वो दिखता है न्याय। उन्होंने जो अभियुक्त थे, ये इसमें जो दोष सिद्ध है, ये अजीत उर्फ गुड्डू, इसने ये पहले से भी इसको प्रताड़ित करता था। 11 वर्ष पहले इस मृतका की शादी इसके साथ हुई थी। मृतका का नाम आशा है। और ये जो अभियुक्त था, ये अभियुक्त एक गांव का जो खेतीहर मजदूर होता है, वो था ये। इस पर थोड़ी बहुत ज़मीन है, थोड़ी बहुत इसके पास में कुछ अपना घर मकान होगा जी। तो इस तरीके का। और इसने जब इसकी शादी हुई है, तो शादी के बाद से ही फिर इसने दबाव बनाना शुरू किया कि भाई इसको दहेज कम मिला है, दहेज नहीं मिला है, और जैसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ है। और इस बीच में इसको ये शराब पीता ही था, तो शराब पी करके ये इसके साथ मारपीट करता था, और इसके जो है शारीरिक और मानसिक रूप से इसको प्रताड़ित भी करता था। वकील साहब, यहाँ पे एक बात आती है, अभी चूँकि आप तो लॉ के जानकार हैं, हमको लॉ जी, इतना जी, नहीं जी। आता। अभी आपने कहा कि दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, तो और दहेज का मामला है वो 7 साल बाद गवर्नमेंट भी मानती है कि दहेज एक्ट में नहीं आता है। तो 11 साल शादी के बाद में ऐसा हुआ, तो क्या अदालत ने इसको माना कि ये दहेज नहीं, मांगता इसमें है? एक्चुअल था कि ये दहेज का मामला था, मतलब दहेज की इसमें धाराएं नहीं लगी, इसी वजह से नहीं हुआ है। ओके। बाकी क्योंकि ये घटनाक्रम उससे ऊपर का था, तो जो इसमें जिस घटना, ये शुरुआत हमने आपको बताई है कि ये कैसे कैसे शुरू हुआ है जी। तो फिर जो इसने घर का सामान है, घर की जो शादी की चीज़ें हैं, वो भी इसने बेचना शुरू किया। और उसके बाद में जब इसको शराब की हुई, तो फिर ये जो महिला है वो अपने, क्योंकि इसके 4 बच्चे, तीन बच्चे और छोटे छोटे थे, वो बहुत छोटे थे घटना के समय। और जो इसमें एक बाल साक्षी है, जिसको हमने 311 में तलब किया था, तलब करवाया था, माननीय न्यायाधीश महोदय से प्रार्थना पत्र दिया था। तो वो जो साक्षी है वो उस समय 6 साल का था, बाल साक्षी। तो ये इनका भरण पोषण और घर गृहस्थी को चलाने के लिए खुद भी मजदूरी करती थी। तो अच्छा। जब ये शाम को मजदूरी करके वापस आती थी, तो ये जो है उसकी मजदूरी के पैसे उससे छीनता था, और अपनी शराब के लिए अगर नहीं देती थी तो मारता पीटता था। इससे क्या हुआ, कई बार जो है इसने अपने भाइयों, इसके भाई थे, मनीष है, अशोक कुमार जो वादी है इसमें, इन लोगों को उसने बताया जा कर के कि वह कई बार फ़ोन से, कई बार ऐसे जा कर के इसे बताए हैं। तो वो लोग आए, थाने में भी एप्लीकेशन दी गई है, संबंधित थाने में। लेकिन वहाँ पर जो है, जब थाना शायद गुलाबटी पड़ता है इसका। थाना जी, थाना गुलाबटी में जी। तो उसमें उसने अपने जो तहरीर है उसमें लिखा भी है वादी ने कि इसमें जो शादी को 11 वर्ष हुए थे, और ये 11 जब शादी के शुरुआत में इसने दहेज कम होने के लिए प्रताड़ित किया, फिर जो शराब पीने लगा है तो शराब पी करके उसको और मारता पीटता था। इसके बाद में इसने, यानी जब उसको जो मजदूरी करती थी ये बाहर जाके, उसके जो पैसे आते थे उसको ये छीनता था, और जब नहीं देती थी तो पिटाई लगाता था उसकी। सर, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जहाँ तक मैंने थोड़ा एफआईआर को देखा है, उसमें तो कई सारे लोग मुलजिम थे। हाँ, जो नाम लिए गए हैं, नामजद हाँ, किए गए थे, हाँ, मैं कह सकता हूँ अदालती भाषा में। यस। लेकिन सजा सिर्फ एक व्यक्ति को मिली है, ऐसा क्यों? इसमें हुआ ये कि जो नामजद अभियुक्त हैं, तो जो इसमें ये घटनाक्रम बताया कि 12 और 13 तारीख की रात को, यानी 12 तारीख के दिन में ही इसके बहन, जो काल्पनिक नाम है मोटा, जो इसकी दोस्त सिद्ध जो हुआ है, इसकी बहन थी, काल्पनिक नाम मोटा, और पति जो था उसका राकेश, ये, और इसका जो बड़ा भाई है राजीव, ये, और अजीत उर्फ गुड्डू, ये इस घटनाक्रम में नामजद अभियुक्त थे। तो ये कैसे बच गए सब? तो इनके बचने का कारण ये हुआ कि जो इसका जो
जो राजीव है, राजीव और राजीव और काल्पनिक नाम मोटा ननद और ये इसका राकेश, इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य विवेचना में नहीं पाई गई, इसलिए नाम कोलिब्रेशन नहीं हो पाया। तो जिस कारण से जो विवेचक द्वारा वो नाम विवेचना से पृथक करते हुए। सर बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार सबूत नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं कि सबूत सामने नहीं होते हैं, एविडेंस नहीं मिल पाता है, लेकिन वो अपराधी होता है वास्तविकता में, और अदालत उसे अपराधी नहीं मानती, छोड़ देती है। क्या आप भी इस बात से मुतमईन हैं? आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है? देखिए, ये जैसे कि अगर उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है पत्रावली पर, अदालत या हम लोग पत्रावली से जो हमारे पास मौजूद साक्ष्य हैं उसके बाहर नहीं जा सकते। तो अगर कोई बचाव पक्ष या कोई हम अगर बाहर जाते हैं उससे, तो अगर कोई ऐसा कलेक्शन है तो वो उसको हम देख सकते हैं, एक तरीके से अदालत के सामने रख सकते हैं। ये माननीय न्यायालय का विवेक है, उसमें बहुत सारी साइटेशन है माननीय। सर मसलन मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का कोई अनजान रास्ते पर मर्डर कर देता है, गोली मार देता है, तो वो तो मर गया, वो अपनी एविडेंस देने खुद तो आएगा नहीं, वहाँ पे किसी ने देखा भी नहीं उसको, बस सिर्फ एक गोली उसके अंदर है, तो ऐसे मामलों में छूट जाएगा मुलजिम? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं छूटता है मुलजिम, क्योंकि वो पहले तो जब पकड़ा ही नहीं जाएगा तो छुटा ही सही है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें अज्ञात में FIR दर्ज होती है और उसमें जो है फिर बाद में जब विवेचना होती है तो विवेचक महोदय उसमें अपना बहुत सारी ऐसी जो विवेचना की बहुत सारी कड़ियाँ ऐसी होती हैं। मैं आपसे ऐसे कई उदाहरण देके फिर किसी दिन बात करूँगा। फिर से हम लौट के आते हैं इस मैटर पे जो आजीवन कारावास है। तो इस मैं स्टोरी को समझना चाहता हूँ, चूँकि बड़े जल्दी मुझे लग रहा है, और एक शब्द के बारे में आपसे विवेचना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फास्ट ट्रैक सुना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होती हैं, फास्ट ट्रैक में उसकी, लेकिन इसमें एक नया शब्द सामने आया है, मुझे जानकारी नहीं है और हमारे दर्शकों को भी बताइए, ये एक्शन प्लान क्या होता है सर? अच्छा, एक्शन प्लान ये है कि जो पत्रावलियाँ जैसे जो बचाव पक्ष है, जो अभियुक्त पक्ष है, जब वो माननीय उच्च न्यायालय में चला जाता है या माननीय सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो वहाँ से वो अपनी रिलीफ के लिए जाता है कुछ कि साहब हमारा जो है ये हम पे आरोप गलत लगाए गए हैं, हम इतने दिन हो गए हमारे को जो है जमानत नहीं मिल रही है। तो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय उसमें डायरेक्शन देते हैं कोर्ट को जी कि भाई ये वाला जो मैटर है इसमें अभियुक्त जेल में है और इसमें आप जो है इसको एविडेंस है, इसमें जो एविडेंस कराएं, और उसके जो उसकी प्रेयर होती है जी, तो उसको ये कहता है कि आप जो है अधीनस्थ वहाँ जाइए जहाँ आपका ट्रायल चल रहा है, और वहाँ पे आप हमारे लिए डायरेक्शन ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी इसमें एविडेंस कराइए, और एविडेंस करा करके जो इसका निर्णय है माननीय न्यायालय के लिए होता है कि वो अपना इसको करे, तो वो जो पत्रावलियाँ हैं वो एक्शन प्लान में आ जाती हैं फिर। अच्छा, माननीय। और इसकी जो तारीखें पड़ती हैं सर, वो तारीखें, क्योंकि वो उसमें ये होता है कि 6 महीने के अंदर इसको डिसाइड करना है अच्छा, ये टाइम ड्यूरेशन लिमिट में आ जाता है। हाँ, तो इस कारण से फिर उसको जैसे उसको यही होता है कि अल्टरनेटिव डे उसमें डेट लगे, या वहीं से डायरेक्शन आ जाता है कि भाई इसमें वीकली 2 डेट लगे या अल्टरनेटिव डेट लगे, तो फिर माननीय न्यायालय जो है वो डायरेक्शन के अनुपालन में पत्रावली की सुनवाई चलती है। मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वकील साहब, और मैं चाहता हूं कि जितनी साफगोई से मैं सवाल आपसे कर रहा हूं उतनी ही साफगोई से आप इसका जवाब देंगे। अक्सर जो सरकारी वकील होते हैं, जो ADGC होते हैं, उन पर ये आरोप लगता है, मैंने देखा है कई बार कचहरी में, कि जो सरकारी वकील हैं बिक जाते हैं। तो क्या आपके ऊपर पास भी कोई ऐसा ऑफ़र आया था इस केस में या किसी और केस में जिसमें आप सरकारी वकील रहे हो? नहीं, मेरे सामने ऐसी कोई घटना नहीं आई है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, क्योंकि मेरे जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं है, और क्योंकि हम शासन की तरफ से नियुक्त होते हैं जी, और शासन की मंशा होती है कि अपराधी को, जो भी अपराधी है उसको सज़ा अधिकतम त्वरित न्याय मिले, और वादी को त्वरित न्याय मिले, उसको सज़ा मिले, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही न बरती जाए,
और जितने भी प्लेटफॉर्म प्रोसिक्यूशन से संबंधित हैं वो सभी इस मामले में बहुत अलर्ट रहते हैं और इस तरह की कोई घटना। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और जानकारी देना चाहते हैं दर्शकों को आप? हाँ, हम आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहते हैं कि माननीय न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना और जो ये अपना माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ के जनपद न्यायालय सभी में जो है जो न्याय है इस समय वो बहुत त्वरित गति से न्याय हो रहे हैं, न्याय होता हुआ दिखता है। अब इस समय सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें जो हैं अपने अपलोड होते हैं। शासन में जो भी हमारे प्रार्थना पत्र हैं, जो भी न्यायिक प्रक्रिया की जो न्याय की जितनी भी प्रक्रिया होती है डेली की डेली, वो अब ऑनलाइन उपलब्ध है। वादी को भी उसकी सूचनाएं जाती हैं, तारीख की भी सूचनाएं होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी को कोई अंधेरे में रख सकता है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। और बस जो है जो वादकारी हैं उनको बस ये है कि वो कितने इसमें एक्सपर्ट हैं, जागरूक हैं। जो जितना जागरूक है वो उतनी जल्दी न्याय से अपने लाभ लेता है, कोई न्याय से वंचित नहीं हो सकता। अपने न्याय के प्रति आस्था रखें, माननीय न्यायाधीश के प्रति आस्था रखें और उसमें विश्वास रखें, न्याय ज़रूर होगा और अपराधियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे अजीत कुमार सक्सेना, एडीजीसी बुलंदशहर में ये सरकार की तरफ से नियुक्त हैं और आम भाषा में जिनको सरकारी वकील भी कहा जाता है। और यहाँ मैं हालांकि वकील साहब ने भी कहा, मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि यहाँ न्याय होते हुए दिखा है। यहाँ जो बात हमारे कई मनीषियों ने कही, कई विद्वानों ने कही और अभी कुछ समय पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी इस बात को कहा था कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये न्याय होते हुए दिखा है। वकील साहब, आपने हमको समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से वो जज साहिबान कि जो इस माहौल में भी न्याय की बात करते हैं, उनको भी, हालांकि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन इस ड्यूटी निभाने के लिए भी वो साधुवाद के पात्र हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आपको कैसा लगा, विचार सुझाव हमें अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना इस खास बातचीत को और हम आगे भी आने वाले सभी फैसलों में ये उम्मीद रखते हैं, ये अपेक्षा रखते हैं कि सभी न्यायाधीशगण न्याय देंगे और वो न्याय होता हुआ नजर भी आएगा। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।